Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be biodiversity and classification, aim and principles of biodiversity. Last topic में हमने स्टडी ऑफ मलेरिया पढ़ा था, चैप्टर 2 उसके साथ क्लोज हो गए। अब हम चैप्टर 3 की तरफ आते हैं। पहला टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी। मीन्स बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज से बायो और डाइवर्सिटी से मिलके बना है, जिसका मतलब है वैरायटी। बायो मीन्स लाइफ और लाइफ की वैरायटी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल, जिसमें फिर एनिमल्स में आगे रेप्टाइल्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स आते हैं, मैमिलियंस आते हैं, तो इसी तरह सी एनिमल्स आते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी है। तो इस सब को हम स्टडी करेंगे किसमें? बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। तो डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी को बेसिकली हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। So the term diversity of plants, flora and animals, fauna in a region depends on climate, altitude, soils and the presence of other species. यानी कि plants या animal दोनों की जो diversity है वो डिपेंड किस पे करेगी? फर्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट क्या है, वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, उस हिसाब से ही वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट सर्वाइव करेंगे। फिर एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड है या हायर एल्टीट्यूड है, यानी पहाड़ है या मैदानी इलाका है। फिर सॉइल पे भी डिपेंड करता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, अदर स्पीशीज कौन कौन सी उस एरिया में या उस रीजन में रह रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड करेंगे। सो बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, इट इज रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स। यानी कि बायोडाइवर्सिटी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये इवनली, यानी इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है कि हर जगह पे इक्वल ही अमाउंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे हैं। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जैसे कि ट्रॉपिक्स रीजन। सो द टेम्परेट रीजन आल्सो हैव मैनी स्पीशीज, यानी टेम्परेट रीजन वो रीजन होते हैं जिनमें टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ना ज्यादा लो होता है ना ज्यादा हाई होता है। व्हाइल देयर आर फ्यूअर स्पीशीज इन द पोलर रीजन्स। और पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? यानी वो रीजन्स जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो या आइस रहती है। तो बेसिकली पोलर रीजन्स को फ्रिज रीजन्स भी कहते हैं, यानी वहां पे यूजुअली आइस ही होती है। वहां पे जो रहने वाली स्पीशीज हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं, बहुत ज्यादा, जिस तरह पोलर बियर हो गया, पेंगुइन्स वगैरह, तो बहुत ही ज्यादा कम है। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो जो आज हमें बायोडाइवर्सिटी, आज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में मिल रहे हैं, ये बेसिकली 4 बिलियन ईयर्स पास्ट में अगर चले जाएं तो उसके एवोल्यूशन का नतीजा है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट वेल नोन टू द साइंस, तो लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट्स दैट until 600 million years ago all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms। तो अभी तक लाइफ का ओरिजिन वेल नोन नहीं है, बट कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि 600 मिलियन ईयर्स अगो जो लाइफ थी वो सिर्फ बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पे मुश्तमिल थी। उस वक्त और कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं था। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द बायोलॉजिकल। अब बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इतनी जो डाइवर्सिटी है, इतने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी जो इसमें से हम फूड यानी प्रोवाइड फूड, डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं जो ह्यूमंस के लिए फूड है। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव फ्रॉम, और ऐसी ही बहुत सारी अद्वियात हैं, मेडिसिन हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट से लेते हैं। डिफरेंट जड़ी बूटियां हैं जो कि हिस्ट्री में भी एज अ मेडिसिन यूटिलाइज होती रही हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स e.g. बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स एंड ऑयल्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल्स जो हैं, जिस तरह बिल्ड करने के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं, इसी तरह फाइबर्स हो गए, डाइज हो गए, जो कलर्स वगैरह हैं, या गम्स,
रबर, एडहेसिव जो चिपकने वाली चीजें, या ऑयल हो गए, तो ये सारे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनसे हासिल किए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। और इकोसिस्टम हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे मल्टीपल कॉलोनीज, मल्टीपल कम्युनिटीज सरवाइव कर रही होती हैं, वो एक बायोडाइवर्सिटी होता है। सो वो एक इकोसिस्टम होता है। सो इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ अवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। इसी तरह ये जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आया वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर की रेगुलेशन में और वाटर सप्लाई की रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर की रेगुलेशन के तो हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से प्लांट्स एयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से जो एयर को फ्रेश करना है वो भी प्लांट्स ही कर रहे हैं। सो बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स। सो बायोडाइवर्सिटी आल्सो इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग प्रोसेस, यानी कि डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं या जो एनर्जी है वो रिसाइकल होके डिफरेंट फॉर्म में हमें वापस मिल रही है। तो सॉइल की फॉर्म में, सॉइल से जो बीज होता है, बीज फिर पौधा बनता है और देन फ्रूट्स, वेजिटेबल और डिफरेंट फॉर्म्स में हमें दोबारा एनर्जी मिल जाती है। तो मींस के बायोडाइवर्सिटी हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर रही है। सो क्लासिफिकेशन या एम्स और प्रिंसिपल वो क्या है? देयर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। तो बहुत ही ज्यादा एक कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट, यानी 1.5 मिलियन डिफरेंट एनिमल्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं और 0.5 मिलियन डिफरेंट प्लांट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। और ये नहीं है कि ये यही प्रोपोर्शन है कि अब इतने ही डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट इस दुनिया में मौजूद हैं। ये वो प्लांट्स और उन एनिमल्स की बात हो रही है जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। जो अभी तक अननोन है, ये जो हमें नहीं पता, वो इसके अलावा हैं। सो दीज प्लांट्स आर नोन टू द बायोलॉजिस्ट एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप्स ऑफ एस्टिमेटेड टू लिव ऑन द अर्थ। तो ये एक स्मॉल प्रोपोर्शन है, ये स्मॉल परसेंटेज है जो हमें पता है। जो हमें नहीं पता वो इसके अलावा है। दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल से सिंपल और स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ, एमोइबा, पैरामीशियम। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और बड़े से बड़ा एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स organism. So some of them live in sea and some on land, some walk, other flies and still other are stationary. तो इसमें से कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो समंदर में रहते हैं, जैसे कि वेल्स, मतलब डिफरेंट फिशेस, और सम ऑन लैंड। तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो लैंड पे, जमीन पे रहते हैं, तो इसमें तो बहुत सारे हैं। सम वॉक, कुछ चलते हैं, अदर फ्लाई, कुछ उड़ते हैं, एंड स्टिल सम ऐसे भी हैं जो स्टेशनरी हैं, अपनी जगह पे स्टेशनरी हैं। तो डिफरेंट एक बायोडाइवर्सिटी है, तो वो सब मिलके एक इकोसिस्टम और एक बायोडाइवर्सिटी क्लासिफाई कर रहे हैं। ईच हैज इट्स ओन ऑफ लाइफ, हर एक की एक अपनी जिंदगी है। गेटिंग फूड, अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड। सो गेटिंग फूड यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले क्या है, वो फूड गेट करता है, यानी कहीं ना कहीं से जहां पे भी वो रहेगा वो अपनी खुराक का इंतजाम कर लेगा कि यहाँ पे मेरे लिए रहना फेवरेबल है या नहीं। फिर अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशंस, यानी वो कभी भी कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऐसी कंडीशंस में या ऐसे क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर सकता जो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस है। जिस तरह पोलर बियर या कुछ इस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लोअर टेम्परेचर पे रहते हैं, आइस प्लेस में रहते हैं, तो वो कभी भी हीट वाली जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है 50 अबव, तो वहां पे वो सरवाइव नहीं कर सकते। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड सरवाइव कर रहे हैं टेम्परेट रीजन पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो कभी भी ऐसी
जगह पे जाके सर्वाइव नहीं कर सकते जहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो। सो फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, तो वो फिर अपने लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने लिए एक प्लेस तलाश करता है और वहां पे जाके सर्वाइव करता है। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी सर्वाइवल के लिए रिप्रोड्यूस होना लाजमी है कि कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, तो वो अगर एक है तो वो अपनी बका के लिए रिप्रोड्यूस करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और इस तरह से एक कम्युनिटी, एक पॉपुलेशन बनेगी स्पेसिफिक स्पीशी की। तो व्हेन देयर आर सो मेनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। तो इतनी जो डिफरेंट काइंड ऑफ यानी 1.5 मिलियन जो एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, तो इनको अगर हम सेपरेट हर एक को इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें और देन फिर उनको याद करने की कोशिश करें और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आसान हल क्या होता है को उनको ग्रुपिंग कर दी जाए। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम। तो बायोलॉजिस्ट ने जिस तरीके से आपके स्कूल में एक ग्रुपिंग हुई होती है कि ये 9th क्लास का बच्चा है, ये 10th क्लास का बच्चा है, ये 8th क्लास का बच्चा है, तो इसी तरीके से बायोलॉजिस्ट ने भी ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग कर दी ताकि हमारी जो स्टडी है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है तो उनको हम ग्रुपिंग में कर देते हैं ताकि उनके ऊपर जो स्टडी है वो इजी हो सके। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय व्हिच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक मेथड है, एक स्पेसिफाइड मेथड है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंट ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उठा के किसी भी माइक्रो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस ग्रुप में डाल दिया, इस ग्रुप में डाल दिया। ये कुछ हमने कंडीशन स्पेसिफाई की हैं या करेंगे कि इन कंडीशंस पे जो उतरेगा वो इस ग्रुप में आएगा। जिस तरीके से कि फॉर एग्जांपल जिसने 8th क्लास पास किए तो वही 9th क्लास में आएगा। तो ये ग्रुपिंग का एक क्राइटेरिया होगा। सो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the classification is called taxonomy and the branch which deals with the classification and also the traces of evolutionary history of organism is known as systematics। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके भी थे टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इनको हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासिफाई कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, तो उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहेंगे, यानी ये टैक्सोनॉमी के अंडर ही सब कुछ आएगा। और सेकंड वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन के साथ साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करे कि एवोल्यूशन क्या होता है, कि ये ऑर्गेनिज्म इसकी इब्तिदा क्या थी, यानी जब ये फर्स्ट टाइम अर्थ पे आया था तो उस वक्त से लेके अब तक इसके जो प्रॉपर हिस्ट्री है उसको हम एवोल्यूशनरी स्टडीज कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है कि किस तरीके से हम ग्रुपिंग या स्पेसिफाइड ग्रुपिंग करते हैं। द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस आर टू डिटरमिन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीज इजली। मतलब हमारा मकसद क्या था क्लासिफिकेशन का, मकसद ये था कि टू डिटरमिन द सिमिलरिटीज, ताकि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस स्टडी कर सकें और उस बुनियाद पे हम क्या करेंगे, इनको ग्रुपिंग करेंगे टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और उनके दरमियान जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, यानी वो पहले कहीं एक थे, इकट्ठे थे, कैसे थे, उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है या रिलेशनशिप है उसको भी हम स्टडी करने में इजी होंगे। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग्स द ऑर्गेनिज्म एंड सच रिलेशनशिप इज गॉट थ्रू सिमिलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको स्टडी करते हुए, उनके दरमियान की सिमिलरिटीज को स्टडी करते हुए हम उनको क्लासिफाई कर देंगे। दीज सिमिलरिटीज सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट द सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। तो ये जो सिमिलरिटीज होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, तो ये एक थ्योरेटिकल सजेशन देती हैं कि ये जो स्पीशीज हैं ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे थे, इनका कोई कनेक्शन था, कोई रिलेशनशिप था। हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन अदर्स। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों की बनिस्बत एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द पिजन्स देन टू इंसेक्ट।
तो अगर आप इंसेक्ट्स को देखें और एक तरफ पिजन्स और स्पैरोस को देखें, तो पिजन्स और स्पैरोस दोनों मोस्टली रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से एज कंपेयर टू इंसेक्ट, वो सेपरेट कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये बेसिस हैं क्लासिफिकेशन की के जो सिमिलरिटीज हैं और डिफरेंसेस हैं, इनके बेसिस पे हम क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ग्रुपिंग सिस्टम, कि हम किस तरीके से हर एक सिस्टम को ग्रुप करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। सो इट्स मीन दैट द फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। जिस तरह स्पैरोज और पिजन्स दोनों सिमिलर हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे से, तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि एवोल्यूशन यानी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं इनकी कॉमन कोई रिलेशनशिप या हिस्ट्री थी। व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म एंड सब ग्रुप्स, सिमिलरिटीज आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ना सिर्फ हम एक्सटर्नल यानी जो बाहर स्ट्रक्चर एक नजर आ रहा है कि दो पर हैं, एक बॉडी है, उड़ रहे हैं दोनों, तो ये सिमिलरिटीज है बाहर की। सो इंटरनल जो उनका स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल जो उनके जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है, तो उसकी सिमिलरिटीज भी होना लाजमी है। तो उन सिमिलरिटीज को देखते हुए भी हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग सिस्टम करते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टैक्सोनॉमिस्ट। तो पहले तो इसी तरह चलता रहा, लेकिन जैसे ही जेनेटिक्स बायोलॉजी की फील्ड में इंट्रोड्यूस हुई, तो तब टैक्सोनॉमिस्ट ने एक और तरीका ग्रुपिंग का निकाला कि डीएनए बेसिस पे, कि द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीज ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू गेट एन आइडिया अबाउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। तो डीएनए को स्टडी करते हुए भी हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इनका एवोल्यूशन में कोई ना कोई हिस्सा, मतलब कोई ना कोई रिलेशनशिप था। यानी दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनका अगर डीएनए क्लोजली रिजेंबल कर रहा है, तो इट्स मीन कि दे हैव सम कॉमन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, द ग्रुप्स इनटू व्हिच द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्गेनिज्म इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है कि एक कैटेगरी में, एक ग्रुप्स में कैसे क्लासिफाई किया जाता है और कैसे किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। द टैक्सा फ्रॉम द लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो लैडर यानी सीढ़ी के नाम से इसको रखा गया है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की। वो आपको भी नेक्स्ट में बताता हूँ कि कैसे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम उनको डिवाइड करते जाएंगे, ग्रुपिंग में और सब ग्रुपिंग में डिवाइड करते जाएंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। सो किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सोन। तो किंगडम क्या हो गया, सबसे बड़ा ग्रुप क्या हो गया, टैक्सोन। सबसे बड़ा टैक्सोन क्या हो गया, किंगडम। यानी सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो किंगडम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम आगे पढ़ेंगे। तो 5 किंगडम जो थे, सबसे पहले हम उनमें से देखेंगे, फिर उनकी आगे सब ग्रुपिंग देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा, यानी स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। सो किंगडम के बाद सेकंड जो ग्रुप है या सब ग्रुप है वो क्या है, फाइलम। फाइलम क्या है, डिवीजन फॉर अ प्लांट एंड फंजी। फाइलम बेसिकली डिवीजन है किसकी, प्लांट्स और फंजी को आगे जब हम डिवाइड करेंगे। सो अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, यानी डिफरेंट क्लासेस अगर एक दूसरे से रिलेट कर रही हो तो वो क्या है, एक फाइलम है। इससे नीचे आए तो क्लास क्या है, जब डिफरेंट ग्रुप, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। तो जब डिफरेंट ग्रुप्स आपस में रिलेट करेंगे तो वो एक क्लास बन जाएगी। जब डिफरेंट ऑर्डर्स, ऑर्डर क्या है, जब डिफरेंट फैमिलीज आपस में रिलेट करेंगी तो वो एक ऑर्डर बन जाएगा। और इसी तरीके से जब फैमिली क्या है, जब डिफरेंट जेनरा का एक ग्रुप रिलेट करेगा तो वो एक फैमिली बन जाएगी। और जीनस यानी डिफरेंट स्पीशीज अगर आपस में एक रिलेट कर रही हैं तो वो एक जीनस बन जाएंगी। और स्पीशी क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बिल्कुल सिमिलर हो, तो मिल के क्या बना देते हैं, स्पीशीज। तो ये आप ये देखें, ये एक सीढ़ी यानी एक लेडर बनी हुई है, या आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। जैसे आप इस तरह भी स्टडी कर सकते हैं कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स मिलके स्पीशीज बना रहे हैं, फिर वो स्पीशीज जो आपस में रिलेट कर रही हैं तो वो जीनस बना रही हैं। फिर इसी तरह डिफरेंट जीनस या जेनरा मिलके एक फैमिली बना रहे हैं, और डिफरेंट फैमिलीज मिलके एक ऑर्डर, और डिफरेंट ऑर्डर्स मिलके जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, क्लास। और फिर जो सिमिलर क्लासेज हैं वो मिलके एक फाइलम, और डिफरेंट फाइलम जो सिमिलर जो फाइलम्स हैं वो मिलके एक किंगडम बना रहे हैं। तो ये एक इंसानों की जो कैटेगरी है उसको डिफाइन किया गया यहाँ पे कि इंसानों का जो ह्यूमंस का जो किंगडम है वो कौन सा है, एनिमिलिया, यानी हम किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। फिर हमारा फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। फिर क्लास में मिलिया, ऑर्डर क्या है, पायरामिड्स, फैमिली होमिनिडाई,
जीनस होमो और इसी तरह स्पीशी होमो सैपियंस। यानी होमो और इसी तरह स्पीशी होमो सैपियंस। यानी हमें जो बायोलॉजिकल हमारा ह्यूमंस का नेम है वो है होमो सैपियंस। तो ये अब एक क्लासिफिकेशन है ह्यूमंस की और पीस की। यानी ह्यूमंस का नेम तो होमो सैपियन है और पीस का नेम क्या है, पाइसेम सेटिवम। ये जिस तरीके से हमने फ्रॉग का पढ़ा था, मस्टर्ड प्लांट्स का पढ़ा था कि उनके डिफरेंट बायोलॉजिकल नेम है, तो ये भी इनके डिफरेंट बायोलॉजिकल नेम है। तो इन दोनों में हम देखेंगे कैसे जो है ना क्लासीफाई करते हैं। ह्यूमंस का अगर देखें तो किंगडम एनिमेलिया, पी प्लांट का देखें तो उसका किंगडम क्या है, प्लांटी। फिर इसी तरह फाइलम ह्यूमंस का कॉर्डेटा है और उसका मैग्नोलियोफाइटा। और इसी तरह क्लास अगर देखें तो ह्यूमंस की मैमिलिया आ रही है और पी की मैग्नोलियोप्साइडा। और इसी तरह का हम ऑर्डर देखें, प्राइमेट्स ह्यूमन का है और फेबेलिस पी का है। इसी तरह फैमिली देखें तो होमोनिडाए ह्यूमंस का है, पी का फेबेसिया है। जीनस होमो ह्यूमंस का है और पी का पाइसम है। और स्पीशीज ह्यूमन की होमो सैपियंस और पी की पाइसम सेटिवम। तो ये एक कैटेगरी है, यानी कि किस तरीके से हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है। अब अगर हम स्पीशीज को देखें तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है बेसिकली जो एट द एंड यूनिट था सबसे पहला वो क्या था, स्पीशी। तो स्पीशी क्या है, स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बट are reproductively isolated from all other such groups in nature। अब स्पीशी क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था कि सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ह्यूमन मिलके एक ह्यूमंस की स्पीशी है। तो इसी तरह अगर वुल्फ है तो सिमिलर वुल्फ मिलके एक वुल्फ की स्पीशी बन रही है। यानी ऐसे नहीं होगा कि वुल्फ के साथ आप डियर को मिला दें और कह दें कि ये एक स्पीशी बन गई, नहीं, सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। और सेकंड कैटेगरी क्या होगी, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम। यानी जिस तरीके से वुल्फ अगर मेल और वुल्फ फीमेल आपस में क्रॉस इंटरब्रीड करेंगे, इससे क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो भी वुल्फ ही होगी। तो ये बहुत बड़ी एक कैटेगरी है जो डिफाइन करती है कि ये सेम ही स्पीशी है। यानी सेम स्पीशी आपस में जब इंटरब्रीड करेगी तो सेम ही स्पीशी प्रोड्यूस होगी और जो प्रोडक्शन है वो भी डिफरेंट होगी जो दूसरी स्पीशीज हैं। तो ये एक स्पीशीज को एक बेसिक यूनिट बना देती है। ईच स्पीशी पोजेस इट्स ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल स्ट्रक्चर। तो हर स्पीशी का, ह्यूमंस का अपना एक स्ट्रक्चर है, हमारा एक अपना बिहेवियर है, एक अपना लिविंग स्टाइल है। वुल्फ का एक अपना बिहेवियर है, अपना लिविंग स्टाइल है, अपना एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह लायन हो गया, माउस हो गया, इन हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अपना एक लिविंग स्टाइल है, उसका अपना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो कि हर दूसरी स्पीशी से डिफरेंट है और अपनी एक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर एक का अपना बिहेवियर है। सो अननेचुरल क्रॉसेस क्या होते हैं? अननेचुरल का मतलब ये होता है कि जो नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। इन द डिफिनेशन ऑफ स्पीशीज वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर। सो जब हम डिफाइन करते हैं स्पीशीज को तो हम लाजमी नेचर को बीच में लेके आएंगे, बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशी कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। यानी दो डिफरेंट स्पीशीज लेकिन वो आपस में क्लोजली रिजेंबल कर रही हैं तो वो कैन क्रॉस इंटरब्रीड, वो क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं लेकिन अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, जैसे हॉर्स एंड डंकी। अब ये इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंट है। हॉर्स डिफरेंट स्पीशी है, डंकी डिफरेंट स्पीशी है, लेकिन दोनों क्या हैं, क्लोजली रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटीज हैं। तो इन सच अब क्या है कि यूजुअली इन नेचर, यानी नेचर का लॉ तो ये है कि भाई हॉर्स मेल हॉर्स फीमेल हॉर्स के साथ इंटरब्रीड करेगा और डंकी की अपनी स्पीशी है, यानी डंकी के ऑफस्प्रिंग भी डंकी ही होंगे। लेकिन जब अननेचुरल क्रॉसेस आते हैं, यानी क्रॉस इंटरब्रीड होते हैं हॉर्स विद डंकी, तो वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स। अब मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का जब क्रॉस ब्रीड होगा तो प्रोडक्शन क्या होगी, अ म्यूल, यानी जिसको खच्चर कहते हैं। तो वो इन दोनों की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेगा बट जो ऑफस्प्रिंग होगा वो इनफर्टाइल होगा, यानी म्यूल फर्दर फर्टाइल नहीं है, वो फर्दर अपनी जनरेशन को कंटिन्यू नहीं रख सकता जिस तरह से हॉर्स अपनी हॉर्स वाली जनरेशन को कंटिन्यू कर सकता है और डंकी अपनी डंकी वाली जनरेशन को कंटिन्यू कर सकता है। तो म्यूल जो होगा वो इनफर्टाइल होगा, यानी ऑफस्प्रिंग जितने भी होंगे वो इनफर्टाइल होंगे। और इसकी वजह क्या है कि बेसिकली ये
अननेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है। इन केस ये नेचुरल होता तो नेक्स्ट फर्दर ये भी जनरेशन कंटिन्यू कर सकते। सो अननेचुरल क्रॉसेस इसी तरह के इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं।